आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। सैयद मुराद अली शाह को सिंध के वजीर आला की हैसियत से हल्फ उठाए हुए अब कई हफ्ते हो गए हैं और बहुत गौर से उनके तर्ज हुक्मरानी को देखा जा रहा है। यकीनी तौर पे जनाब मुराद अली शाह अपने पेश रो जनाब सैयद कायम अली शाह के मुकाबले में ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र आते हैं। वो अवामी सतह पर ज़्यादा कुछ करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन वो अहम मामलात जो कि उनकी हुकूमत को और उनकी वजारत आला को मुमताज़ करेंगे, उन मामलात में अभी कोई बड़ी पेशरफ्त देखने में नहीं आ रही है। मिसाल के तौर पे सिंध में हुकूमत के हवाले से सबसे अहम मामलात में और मसाइल में मसला है सिंध में मेरिट पे मुलाजमतों का हुसूल और सिंध में मेरिट के निज़ाम का भरपूर इस्तेमाल। इस हवाले से मुतनाज़िया सूरत हाल बन रही है और वही हो रहा है जो इससे पहले होता नजर आया है, वो कि इस मामले में सैयद मुराद अली शाह से तवक्कुआत कुछ और हैं। आज सूबे सिंध में वज़ीर आला की जो तर्ज हुक्मरानी का अंदाज है वो नहीं बदला। उसकी वाज़ेह मिसाल सामने आई जब सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी ने उजलत में एक मुतनाज़िया कानून मंजूर किया। ये वो मामला है जो कि अदालत में इस वक्त ज़ेर समाअत है और बहुत अहम मामला है, लेकिन अचानक आज मुलाजमीन की बहाली का, वो मुलाजमीन जिनको के ऑल पीपल्स पार्टी के 1997 से लेके सन 2006 के दौरान मुलाजमत से फारिग किया गया था और मुख्तलिफ ठोस इल्ज़ामात की बुनियाद पर उनकी बहाली के हवाले से कानून को मंजूर कराया है और इसे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया है। ये पूरा मामला है इंतहाई मुतनाज़ा है, अदालत में ज़ेर समाअत था, लेकिन आज इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी ने अपनी अक्सरियत को इस्तेमाल किया और इसे कानूनी शक्ल दे दी। आज इस जो कानून मंजूर किया गया है इसमें ज़ाहिर है कि बड़ा मकसद पीपल्स पार्टी के गुज़िश्ता अदवार में जिस तरह से मुलाजमतें दी जाती हैं जो कि किसी अंदाज से छुपा हुआ नहीं है, जिसमें मेरिट के मामलात पर बड़े सवालात उठते हैं, उन मुलाजमतों को जो कि उनकी हुकूमत जाने के बाद उन मुलाजमीन को अगर मुख्तलिफ हवालों से फारिग किया गया है, आज उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है और जो लोग इसमें शामिल हैं यकीनी तौर पे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कलीदी शख्सियात से बहुत ज़्यादा करीबी तौर पे जुड़े हुए हैं। इनमें खुद वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह के इंतहाई करीबी रिश्तेदार भी शामिल हैं और इसके अलावा दूसरे लोग भी शामिल हैं और जिनके हवाले से इस वक्त मामलात अदालतों में ज़ेर समाअत थे। आज की इस सूरत हाल को हिज़्ब इख्तिलाफ ने, जो कि ज़ाहिर है कि अक़लियत में है, अक्सरियत में नहीं है, लेकिन उसकी तर्जुमानी की नुसरत सहर अब्बासी ने। चीफ सेक्रेटरी का लिखा हुआ हाई कोर्ट में पैरा है, उन्होंने खुद कहा है, आप खुद निकाल कर देख लें, वो लिख कर आए कि ये रीइंस्टेट जो कर रहे हैं ये इल्लीगल है। आप कोर्ट में इस वक्त तक उसको भुगत रहे हैं। आपके महकमे बल्दियात हो या एजुकेशन हो, सारी 30-40 नौकरियां जाली देते हैं, फिर आप हमसे बिल पास करवाते हैं कि ये बिल को पास करो, इनको रीस्टेट करना है। ये लोग सियासी तौर पर इनको टर्मिनेट किया गया। तो सॉरी मैडम, अगर आप भी इसमें शामिल हैं तो मुझे अफसोस होगा। कम से कम इस तरह के बिल जब लाएं तो जो कानूनी तौर पर कमेटियां बनी हुई हैं आप उनको भेजें। हम लोग बैठकर देखना चाहते हैं, सारे मेंबर्स का ये तहफ़्फ़ुज़ है, पूरे सिंध का ये तहफ़्फ़ुज़ है कि ये 619 कौन से लोग थे, किसका बहनोई था, किसका चाचा है, किसका मामा है, किसका कज़न इसमें शामिल है जिसको आप तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं लीगल। तो ये हमारा राइट है, हमें हमारे राइट को इस्तेमाल करने का हक दिया जाए। और जनाब मुराद अली शाह बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इन लोगों में, जैसे कि नुसरत सहर अब्बासी कह रहे थे, ये वो लोग हैं जो पीपल्स पार्टी के बड़ों से जुड़े हुए हैं। ये वो आम सिंध के बासी नहीं हैं जिन्हें मेरिट की बुनियाद पर नौकरी दी गई है। ये चिट की बुनियाद पर नौकरी देने वाले इनमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जाहिर है कि आपने उसका इजहार भी किया। आपने कहा कि वो नौकरियाँ मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने दी थी, उन जियालों को दी गई थी और आपने कहा कि आप खुद जियाला हैं। मगर सोचने की बात यह है कि सिंध का वो बासी जिसके माथे पे जियाला नहीं लिखा हुआ है, उसको नौकरी कैसे मिलेगी? वही नौकरियां हैं जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दी थी, जिनको पॉलिटिकली विक्टिमाइज करके नौकरियों से निकाल दिया गया था। उनको हमने रीइंस्टेट किया, 2009 में किया, आज नहीं कर रहे हैं। समझे तो सही, बिल को समझे तो सही, मकसद क्या है इसका। कोर्ट्स में देयर इज नो एडवर्स ऑर्डर, मैं अभी से बता देता हूं, ये 619 के ऊपर देयर इज नो एडवर्स ऑर्डर फ्रॉम एनी कोर्ट। किसी चीफ सेक्रेटरी ने कहीं ऐसा नहीं कहा कि ये इलीगल है, ये किसी चीफ सेक्रेटरी ने नहीं कहा।
ये वो लोग हैं 619 जो पॉलिटिकली विक्टिमाइज हुए थे। हाँ, जियाले इनमें से होंगे, मैं भी जियाला हूं, मैं चीफ मिनिस्टर हूं सिंध का। जी इंसाफी है तो ठीक है, जियाले हैं, आई एम प्राउड टू बी ए जियाला। लेकिन बहरहाल सिंध में मुलाजमतों के हवाले से अनगिनत शवाहिद मौजूद हैं। किस अंदाज से, किस जाली अंदाज से, किस तरह से जाली अंदाज में मुलाजमतें बेची गई हैं, और सिंध के महकमा तालीम हो, सिंध के महकमा बल्दियात हो, इस हवाले से अनगिनत शवाहिद, अनगिनत सबूत मौजूद हैं। लेकिन अगर वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह को नहीं पता कि सिंध में मुलाजमतों के हवाले से पाकिस्तान के आला तरीन इदारे, पाकिस्तान की अदालतें क्या कह रही हैं, तो उन्हें हालिया दिनों में होने वाली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इस हवाले से समाअत हुई है उसको सुनना पड़ेगा। उसमें कहा गया है, मिसाल के तौर पे हालिया दिनों में होने वाली जो समाअत हुई है उसमें चीफ जस्टिस जनाब अनवर ज़हीर जमाली ने, जिनकी 3 रुकनी बेंच सिंध में डेपुटेशन के हवाले से एक केस की समाअत कर रही थी, उसमें उन्होंने खुद पूछा आखिर क्या वजह है कि सिंध हुकूमत मेरिट पर भर्तियां नहीं करना चाहती। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा जनाब सैयद मुराद अली शाह, सिंध में इम्तियाजी रवैया क्यों है, क्या सिंध के सब लोग बराबर नहीं हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह साहब फरमाया, सिंध हुकूमत भर्तियों के कानूनी तरीके पर अमल क्यों नहीं करती? इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस जनाब जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने कहा है कि सिंध में इश्तहार के बगैर लोग भर्ती किए गए, जब घर बैठे दरख्वास्तें साइन होकर भर्तियां होंगी तो मेरिट का क्या हाल होगा? ये जनाब मुराद अली शाह आपकी हुकूमत और पिछले 8 साल से जो आपकी हुकूमत है ये उसका ये एजाज़ है। ये एजाज़ भी सिंध हुकूमत को हासिल है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के साबिक चेयरमैन जस्टिस आगा मोहम्मद रफ़ीक ने पिछले साल 14 जनवरी को इन नाजायज़ भर्तियों के दबाव पर अपनी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने से 4.5 साल पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया था, और यही वो सूरत हाल है जो कि इस वक्त नज़र आ रही है, और इसकी अक्कासी आपकी अपनी पार्टी के मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ हवालों से करते रहे हैं। आज की सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं, और इसके लिए हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर ने। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार खोकर साहब। ये जो मुलाजमतें हैं जो कि मुतनाज़िया है, जो कि अदालतों में इस वक्त चैलेंज हुई है, ये उसी अंदाज की मुलाजमतों का निज़ाम है जो कि हम अपने इस प्रोग्राम में हज़ारों मुलाजमतों के हवाले से जिस तरह से ये जॉब्स दी जाती हैं, सिंध हुकूमत जिस अंदाज से देती है, ये उसी अंदाज की मुलाजमतें हैं। जी कामरान साहब, इस मुलाजमतों के लिए जो रिपोर्ट बनाई गई, ये जो 619 अफराद हैं, जो कमेटी थी वज़रा की अयाज सुमरो और डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की, उन्होंने ये इसको स्क्रूटनाइज़ किया था। उस रिपोर्ट के सामने हर आदमी के सामने लिखा हुआ है कि उसको क्यों निकाला। उसमें कई लोग ऐसे हैं जिनके जो दस्तावेज़ात हैं, तालीमी इसनाद जो हैं वो जाली हैं, और बेशुमार लोग जो है ना वो नौकरी से गैर हाज़िर थे, इलीगल। कई लोगों के सामने लिखा हुआ है कि इनकी भर्तियाँ इलीगल थी, यानी उसके बावजूद भी इनको भर्ती किया गया। इसमें तो एक आदमी जो है वो सैयद मुराद अली शाह का बेनोई है, एजाज शाह। वो 1999 में नौकरी से एब्सेंट होने पर वो नौकरी छोड़कर चले गए थे, कनाडा में चले गए। कनाडा में उन्होंने ग्रीन कार्ड ले लिया, वहाँ अपना ज़ाती कारोबार किया। फिर 1911 में वापस उसको असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर बहाल किया। न सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर बहाल किया गया, बल्कि उसको 15 साल पुरानी सीनाटी देकर फिर उनको डिप्टी कमिश्नर 18 ग्रेड में, फिर 19 ग्रेड में एडिशनल कमिश्नर बनाया गया। कई सैकड़ों लोगों को बाईपास करके उनकी तरक्की को, और ये मामला था। इस तरह ये जितने भी लोग हैं, इनके उसकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि इनमें बेशुमार मतलब वो खामियां थी, और इनकी भर्तियां, कई भर्तियां जो है तकरीबन 70-80% जो लोग हैं उनके सामने लिखा हुआ है कि उनकी भर्तियां ही इलीगल थी, लेकिन इस कमेटी ने उनको बहाल कर दिया। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो मुलाजमतें दी गई थी 1997 से 2006 के दरमियान का जो ये मामलात है, ये जो हालिया पिछले 8 साल से जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जो उसमें केसेस सामने आए हैं मुलाजमतों के हवाले से, और जिस तरह से मेरिट का कत्ल हुआ है सिंध में, और उसका भी थोड़ा सा अहवाल हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें ना, जो अब हो रहा है। जी कामरान साहब, अब तो बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड में आ चुकी हैं। नेब ने महकमा इसमें बल्दियात में जो भर्तियाँ हुई हैं, कोई 13,000 जाली भर्तियों का केस, तो वो उसकी तहकीकात मुकम्मल कर लिए, और उसमें 3-4 सेक्रेटरी उसमें साबित हो गया है कि ये कोई 13,000 भर्तियाँ जो हैं महकमा बल्दियात में वो जाली हुई हैं। महकमा तालीम में कराची में कोई 13-14 हज़ार असातिज़ा की भर्तियाँ थी, वो जाली हुई हैं।
تو وہ بھی تحقیقات مکمل کر لی گئی ہے. تو اس طرح محکمہ پولیس میں جس طرح سے جو بھرتیوں کا معاملہ ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہے. تو یہ بھرتیوں کا سلسلہ ابھی تازہ یہ صورتحال یہ ہے کہ سندھ پبلک سروس کمیشن ایک جو چیئرمین اور 4 ان کے جو ممبران ہیں ان کے لیے سپریم کورٹ نے سو موٹو لے لیا ہے کہ ان کی اپنی مقرری ہی غیر قانونی ہے اور قواعد کے مطابق نہیں ہے. جب سندھ پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین اور ممبران ان کی مقرری ہی قانون کے مطابق وہ اس کرائٹیریا بھی پوری نہیں اترتی تو پھر ہم اس میں صوبے میں میرٹ کا یا قواعد کے مطابق بھرتیوں کی امید کیسے کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اختیار کھوکر ہمارے ساتھ ہیں. جناب مراد علی شاہ سے بہت زیادہ توقعات ہیں اور ایک پڑھے لکھے ایک ویسٹرن ایجوکیٹڈ اسٹینفورڈ گریجویٹ سے توقعات ہونی بھی چاہیے. سندھ کی پوری کی توقعات ہیں. آپ سے زیادہ کون سمجھتا ہے کہ میرٹ کس کو کہتے ہیں, شفافیت کس کو کہتے ہیں, میرٹ کی اہمیت کیا ہے. آپ خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ آپ کی حکومت, آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ حکومت جس کے آپ پچھلے 8 سال سے حصہ ہیں, آپ میرٹ پہ ملازمتیں آپ نے دی ہیں, آپ نے محکمہ تعلیم میں میرٹ پہ ملازمتیں دی ہیں, کیا محکمہ پولیس میں شفافیت سے ملازمتیں دی گئی ہیں, کیا محکمہ بلدیات میں ملازمتیں بیچی نہیں گئی ہیں. آپ خود اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس کا جواب دیں کیونکہ آپ سے توقعات بہت زیادہ ہیں. میرٹ کا آپ کو خیال کرنا چاہیے تاکہ ہر سندھی جس کے ماتھے پہ جیالہ نہیں لکھا ہوا بھی ہے اس کو ایک پروسیس کے ذریعے ملازمت ملے, اس کو مراد علی شاہ کی ملازمت نہ ملے اور اسے قائم علی شاہ کی ملازمت نہ ملے اور اسے کسی اور نام کی ملازمت نہ ملے. خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون میں ابھی بہت اچھے تعلقات ہیں. یہ اس نسل کی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے تعلقات ہیں. ایسا لگتا ہے کہ یہ آگے چل کے بھی اس میں بہتری آئے گی اور اس کے آثار آج سامنے آئے ہیں. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. وہی دل نے جسے اپنا کہا, تو ہے جہاں میں ہوں وہاں, اب تو یہ جینا تیرے بن ہے سزا. مل جائے اس طرح دو لہریں جس طرح, مل جائے اس طرح دو لہریں جس طرح, پھر ہونا جدا یہ وعدہ رہا. پاکستانیوں کو اعتراض نہیں ہے بلکہ شاید ان کی خواہش ہو کہ پاکستان کی قومی سیاسی قیادت میں ذاتی دشمنی نظر نہ آئے, ذاتی تعلقات ہوں, معمول کے تعلقات ہوں. حزب اختلاف کا کردار ادا کرے, حکومت اپنا کردار ادا کرے, مگر معمول کے جو معاملات ہیں, معمول کے جو تعلقات ہیں اس میں حسن نظر آئے, بہتری نظر آئے. پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون میں کم از کم آج یہ صورتحال نظر آتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اس کے حزب اختلاف والے تعلقات بھی ہیں, لیکن لگتا یہی ہے کہ جمہوریت کے حوالے سے, نظام کے تسلسل کے حوالے سے جناب آصف علی زرداری اور جناب نواز شریف کے درمیان وہ مصلحت اور وہ مفاہمت جو محترمہ بے نظیر بھٹو نے جس کی ابتدا کی تھی وہ جاری ہے, جو کہ 2008 سے 2013 تک پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں جاری رہی اور اب 2013 سے اب تک بھی پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جاری ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سیاست میں رہے ایک دوسرے کے مخالف, لیکن دونوں پارٹیوں نے اب معاملات میں ایک بہتر مگر خاموش مفاہمت رکھی ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان اور حزب اختلاف کے اگر کوئی اور رہنما اگر ایسی بات کرتے ہیں جس سے لگتا یہ ہے, خطرہ یہ ہو, خدشہ یہ ہو کہ شاید نظام کو دھچکا پہنچے, تو اس معاملے میں تحریک انصاف جیسی سیاسی جماعت کو اکیلے آگے بڑھنا پڑتا ہے. اب لگ رہا ہے کہ پارٹی کے قائدین کے درمیان جو خاموش ایک بہتر تعلقات ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور دونوں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جو موجودہ قائدین ہیں ان کی آئندہ کی نسل بھی سیاست میں دلچسپی رکھتی ہے, سیاست میں انتہائی ایکٹیو ہے اور لگتا یہ ہے کہ یہ شاید تعلقات اگلی نسل تک بھی آگے چلے. آج اس کی مثال سامنے آئی ہے جب سماجی رابطے کی سوشل میڈیا کی جو مختلف ویب سائٹس ہوتی ہیں اس حوالے سے یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے اور آج ٹویٹر پر یہ بیسٹ وشز جو ہے وہ تبادلہ ہوا ہے
آج جناب بلاول بھٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سربراہ ہیں ان کی سالگرہ تھی، برتھ ڈے تھی، اور اس کو وش کیا ہے محترمہ مریم نواز نے، اور یہ ایک اچھی لگتا ہے کہ انیشیٹو ہے کہ انہوں نے کل انہیں مبارکباد دی، اور ٹویٹر پہ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ ہیپی برتھ ڈے بلاول بھٹو، بہت سی نیک خواہشات اور دعائیں، اور فوراً بلاول بھٹو زرداری نے بھی ٹویٹر پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ تھینک یو سسٹر مریم، آپ کی بہت مہربانی۔ یہ ایک اچھی روایت ہے جو کہ بہرحال اس وقت چل رہی ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ آئندہ نسل تک بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان جو ایک بہتر تعلقات پیدا ہوئے ہیں یہ آگے بڑھیں گے۔ 4 ماہ کی پہلے کی بات ہے کہ جب لنڈن میں جناب نواز شریف کی سرجری ہوئی تھی، اس موقع پر بلاول بھٹو نے پورے ملک سے ان کے لیے دعا کی اپیل کی تھی، اور بلاول بھٹو نے اپنے ٹویٹر پہ اپنے پیغام میں کہا تھا کہ پورے پاکستان سے وزیر اعظم نواز شریف کے لیے دعا کی درخواست کرتا ہوں، مجھے امید ہے نواز شریف جلد صحت یاب ہوں گے۔ اس موقع پر آصفہ بھٹو نے بھی جناب نواز شریف کے کامیاب آپریشن کے لیے اور جلد صحت کے لیے دعا کی تھی، اور اس کو ریسیپروکیٹ کیا تھا محترمہ مریم نواز نے، جنہوں نے ایک جوابی ٹویٹ میں ان کا شکریہ ادا کیا تھا اور کہا تھا کہ نواز شریف کے لیے نیک خواہشات پر آپ کا بہت شکریہ، آصفہ خدا تمہیں خوش رکھے۔ اور اس قسم کے یہ پیغامات کا یہ سلسلہ جو ہے یہ صرف عیادت اور سالگرہ تک محدود نہیں ہے۔ گزشتہ سال لاہور میں جب بائی الیکشن ہو رہے تھے ضمنی انتخابات میں ایاز صادق کی کامیابی پر بھی آصفہ بھٹو نے مسلم لیگ نون کو مبارکباد دی تھی، اور مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف اور سابق صدر جناب آصف علی زرداری اپنے آنے والی نسلوں کے حوالے سے اچھے تعلقات کی خواہش کا اظہار بہت پہلے کر چکے ہیں، اور ان دونوں رہنماؤں کے درمیان تعلقات پاکستان کے موجودہ سیاسی ماحول کے حوالے سے ایک اچھے اور سازگار اور خوشگوار تعلقات ہی کہے جا سکتے ہیں، جو کہ پاکستان کی سیاست کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ معاون ثابت ہو جمہوریت کے تسلسل کے لیے اور موجودہ نظام کے تسلسل کے لیے۔ جو اس وقت آپ کا کردار ہے محترم زرداری صاحب، اور جو کچھ مجھ جیسے ناچیز کا کردار ہے، یہ الحمدللہ دوسروں کے لیے مشعل راہ ہونا چاہیے۔ میاں صاحب بھی اب تک ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، وہ کافی ان کو برگلایا جا رہا ہے کہ وہ ہمیں چھوڑ دیں، مگر ہم انہیں جانے نہیں دیں گے۔ زرداری صاحب نے سیاست میں گرم جوش، ذاتی تعلق، اپنائیت اور سماجی رشتوں کو نہایت عمدگی سے رواج دیا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب وی آر وتھ یو۔ میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میاں نواز شریف میرا پرائم منسٹر ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ زرداری صاحب صاحب اور ہمارا اب واسطہ انشاءاللہ 2nd to 3rd جنریشن تک چلنا ہے۔ حسن بھائی میرے بیٹے کی طرح ہیں، اس کو اور آنے والے کل میں بلاول کو، بختاور کو، ان کو پتہ ہو کہ ہمارے تعلقات کس طرح ہیں اور کس طرح رکھنے ہیں۔ پاکستان میں پاناما لیکس کا اونٹ ابھی کروٹ بیٹھا ہی نہیں تھا کہ اب بہاماز لیکس سامنے آ گئی ہے۔ کل سامنے آنے والی بہاماز لیکس جو انٹرنیشنل کنفیڈریشن آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے جاری کی ہے، اسی انداز کی یہ ایک لیکس ہیں جو کہ پاناما کے حوالے سے تھی۔ اب جو کمپنیز، جو آف شور کمپنیز بہاماز میں رجسٹرڈ ہیں، ان کے نام آئے ہیں، اور اس میں 150 پاکستانی شہریوں کی بھی نام ہے۔ 70 آف شور کمپنیوں کے ڈائریکٹر کے نام بھی سامنے آئے ہیں۔ اس میں مختلف لوگ ہیں جو مختلف پاکستانی ہیں، مگر کوئی بہت ہی نامی گرامی پاکستانی شخصیات ان میں شامل نہیں ہیں۔ مگر نہیں ہے تو کیا ہو گیا؟ جب نامی گرامی نام تھے تو کیا ہوا تھا؟ ایک عام تاثر یہی ہے کہ وہی ہوگا جو پاناما لیکس کے ساتھ ہوا، یا وہی ہوگا جو اس سے پہلے اس قسم کی آنے والے شواہد یا اس قسم کی آنے والی معلومات کے حوالے سے پاکستان میں ہوا، جس کا بنیاد یہی ہے، جس کا مختصر یہی کہنا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، پہلے کیا ہوا جو اب ہو جائے گا۔ اسی لیے پاناما لیکس کی طرح سے بہاماس لیکس میں بھی پاکستانیوں کا کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہاں اس حوالے سے کچھ ہونا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ اس صورتحال پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے بین الاقوامی سرمایہ کاری اور بین الاقوامی ٹیکس قوانین کے ماہر جناب ڈاکٹر اکرام الحق۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ پاکستان میں آج تک بیرونی اثاثوں کے حوالے سے، غیر ملکی بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے اور یہ تمام معاملات کے حوالے سے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں اس کی آزادی ہے، اس کو باقاعدہ قانون کی شکل صرف نہیں دی گئی ہے۔ یہ تاثر صحیح ہے؟
جی اس کے دو پہلو ہیں کامران صاحب. ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں ٹیکس چوری ہو، بدعنوانی ہو یا کالے دھن کا بڑھنا ہو، اس کے بارے میں ریاستی سطح پر بھی اور عوام کی سطح پر بھی اس طرح کا شعور نہیں ہے جیسا کہ دوسرے ممالک میں رہا، جہاں اس کے بارے میں بہت سخت رویہ رکھا جاتا ہے. اور ہمارے ہاں آپ جیسے دیکھ رہے ہیں یہ صرف ابھی تو 2-3 چیزیں سامنے آئی ہیں، مگر اس سے کہیں زیادہ پیسہ آپ کو یاد ہوگا 2010 میں جب میں نے آپ کے ساتھ پروگرام کیا تھا پہلی دفعہ، تو اس وقت سوئٹزرلینڈ کے اکاؤنٹس کے بارے میں بھی معلومات کچھ اچھا اکرام صاحب، اس کی وجہ یہ ہے نا کہ یہ جن لوگوں کے نام آتے ہیں یہ پاکستان کے مختلف شعبوں کے کرتے دھرتے ہوتے ہیں، یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس ملک کو چلا رہے ہیں، مختلف چاہے وہ سیاست میں ہو، چاہے وہ دوسرے شعبہ ہائے فکر جو ہمارے جو سیکٹرز ہیں اس کے ہوں. اس لیے ہمارے ہاں اس چیز پر کبھی بھی کوئی سیر حاصل، کوئی بھی واقعی اور حقیقی انویسٹیگیشن اور اس پر قانونی کارروائی کبھی ہوئی نہیں ہے. جی صحیح ہے. ایک تو ایسا طاقتور طبقات جن کو ہم کہتے ہیں یا شرافیہ کہتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ سیاستدان تو کچھ بدعنوانی کا پیسہ ہوگا، ٹیکس چوری ہوگا تو تاجروں کا پیسہ ہوگا. ظاہر ہے امیر لوگ ہی پیسہ باہر بھیج سکتے ہیں، بیچارے غریب تو روٹی کھانے کو بھی ترس رہے ہوتے ہیں، وہ پیسہ کیا باہر بھیجیں گے. تو قوانین بھی ایسے بنائے گئے کہ وہ بھی ان کا تحفظ کریں، اور پھر ادارے جنہوں نے یہ کرنا تھا وہ بھی آپ نے دیکھ ہی لیا کہ انہوں نے 20 سپٹمبر کو کیا بیان دیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے. تو مجموعی صورتحال وہی ہے جس کا آپ نے تذکرہ کیا اور جس کے بارے میں ہم سب لوگ بار بار تذکرہ کرتے رہتے ہیں کہ یہاں اس چیز کے بارے میں کسی قسم کی کوئی سیریسنس ہے ہی نہیں، اور اس کا ظاہر ہے نقصان عوام کو ہے، کیونکہ ہماری معیشت اگر 240 بلین کی ہے تو اس سے کہیں 3 گنا زیادہ پیسہ تو اندر ملک میں متوازی معیشت کی شکل میں اور اس سے بھی 2 گنا باہر پڑا ہے. اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہمارے لوگوں کی لیکن اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں حالیہ جو کیسز ہیں، مثال کے طور پہ پاناما لیکس اور یہ اب بہاماز پیپرز آ گئے ہیں، ایک ہی انداز کی یہ لیکس ہیں، ایک ہی انداز کے ڈاکیومنٹس ہیں. جو سرکاری افسر ہیں، متعلقہ سرکاری افسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی قانونی اہمیت اتنی نہیں ہے، اخباری خبر ہے، یا یہ متنازعہ ڈاکیومنٹس کی بیس پر یہ ڈاکیومنٹ جو کہ کسی کورٹ آف لاء میں ایک حقیقی ڈاکیومنٹ کے طور پہ جو کہ کھڑا ہو سکے، جو کہ سٹینڈ لون اس کا وزن ہو کہ وہ کسی کورٹ آف لاء میں اس کو مانا جائے، اس وقت ایک اخباری خبر کو یا اس قسم کی کسی دستاویز کی بنیاد پر ہم کوئی ایکشن کر ہی نہیں سکتے. نہیں، یہ تو ان کا نقطہ نظر غلط ہے. دیکھیں نا، ڈاکومنٹس جن لوگوں کے آئے ہیں وہ تو انکار نہیں کر پا رہے کہ ہمارے نہیں ہیں. ہاں کچھ نہ کچھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ میرا براہ راست نام نہیں ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے لیگل طریقے سے بھیجا. یہ تو صرف بیان ان کا اس حد تک ہے، مگر صحت جو ہے اس کے ڈاکومنٹس کے ہونے پہ کسی کو شک نہیں ہے. ظاہر ہے یہ تو ڈاکومنٹس ان کمپنیوں سے لیے گئے ہیں جن کے ہاں انہوں نے یہ رائے حاصل کی. لیکن اکرام صاحب، اس میں تو سوائے محترم نواز شریف کے جو صاحبزادے ہیں اور جو ان کا خاندان ہے، اس کے علاوہ تو کسی نے اس پہ تبصرہ نہیں کہا، اور نہیں کہا ان 800 لوگوں نے اور ان 150 لوگوں نے کہ ہمارا ہے. وہ تو ابھی جب ان سے کوئی پوچھے گا تو وہ بتائیں گے کہ وہ ہے یا نہیں. ابھی تو کسی نے پوچھا بھی نہیں ہے. نہیں، وہ انکار تو نہیں کر رہے. جیسے سیف اللہ فیملی کی بہت سی کمپنیز تھیں تو انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ ہماری کمپنیز نہیں ہیں. اب یہ بحث ہو سکتی ہے کہ کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی، نہیں ہوگی، ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، قانونی کی حیثیت ہے. مگر میرے خیال میں پوری دنیا میں ان لیکس کے بارے میں کسی آدمی نے یہ نہیں کہا کہ دراصل یہ کسی بدنیتی پہ مبنی ہے، یا یہ کاغذات ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں، یا یہ سرے سے ہے ہی نہیں ہے. تو ایسی کوئی بات پوری دنیا میں ہوئی نہیں اس کے بارے میں. لیکن وہ اس لیے تبصرہ نہیں کرتے کہ جب ہم سے سرکاری طور پہ یا قانونی طور پہ پوچھا جائے گا تو پھر ہم سرکاری، قانونی اور لیگل اپنا جواب دیں گے. ابھی ہم کیوں ہاں یا نہ کریں؟ جی وہ اصل معاملہ تو یہی رہے گا کہ یہاں سے باہر جب پیسہ بھیجا گیا، کمپنیاں تو خیر انہوں نے بنائی جس مقصد کے لیے بھی بنائی گئی ہوں، مگر اصل جو نقطہ ہے کہ کیا وہ یہاں کے ٹیکس کے ڈیکلیریشنز میں تھیں، کیا پیسہ قانونی طریقے سے باہر بھیجا گیا تھا، کیا حوالہ ہنڈی تھا، اور اگر بینکنگ چینل استعمال کیے گئے تو اس کا ٹریل کیا ہے. تو وہ اس کے بارے میں آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ شاید وہ بعد میں کئی قانونی موشگاہیں. مگر بہت شکریہ جناب اکرام صاحب، ہمارا ٹائم مختصر ہے. بہت بہت شکریہ. اکرام الحق ہمارے ساتھ تھے. بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں گے. ہم واپس آتے ہیں آج کی دوسری اہم خبروں کے ساتھ.
आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। वेलकम बैक। कल मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की लंदन की क़यादत ने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की तमाम तंजीमी ढांचे को ख़त्म कर दिया था। उसके साथ ही उन्होंने तमाम मेंबरान पार्लियामेंट से कहा था कि फौरी तौर पे अपने इस्तीफ़े दे दें, क्योंकि ये उनको MPA MNA सेनेटर्स अल्ताफ़ हुसैन ने बनाया है और अब वो इस हवाले से साबित करें कि वो अल्ताफ़ हुसैन के वफ़ादार हैं, अपने इस्तीफ़े दें। आज शायद MQM लंदन को इस बात पर हैरानगी भी होगी और शायद वो डिप्रेस भी हो। ऐसा नहीं हुआ है, माँ सवाए एक इस्तीफ़े के जो कि एक मेंबर कौमी असम्बली ने दिया है और उसका भी कोई बैकग्राउंड है। MQM पाकिस्तान के MNAs MPAs सेनेटर्स आज भी अपनी जगह पे मौजूद हैं। लंदन की इस बात को नहीं सुना गया है और इस तरह से ये बात अब कंसोलिडेट हो रही है, मजबूत हो रही है कि अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ MQM लंदन के खिलाफ जो बगावत हुई है ये अपनी जड़ें पकड़ रही है और एक मजबूत सिचुएशन इख्तियार कर रही है। गो के दूसरी जानिब MQM का जो निज़ाम जिस अंदाज से यहाँ चलता था वो मुकम्मल तौर पे ढा दिया गया है। MQM के 250 दफातर जो कराची भर में मौजूद थे वो अब उनको गिरा दिया गया है, उनको डिमोलिश कर दिया गया है। लेकिन मलबा पूरे कराची के हर इलाके में मौजूद है। एक अजीब सा मंजर है पूरी कराची में। MQM के दफातर गिराने में तो एक एक्टिविटी देखने में आई है, लेकिन वहाँ से मलबा हटाने में कोई एक्टिविटी देखने में नहीं आई है, जो कि एक मनफी तासुर दे रही है। और पूरे शहर में ये मंजर देखने में आ रहा है कि MQM को शायद का जो निज़ाम था उसे ताकत के जोर पे गिराया गया है, लेकिन वो जो मलबा है उसे एक मिसाल के तौर पे या इबरत के तौर पे वह छोड़ दिया गया है, जो कि एक बड़ा मनफी तासुर है पूरे इस वक्त शहर कराची में नज़र आ रहा है। और इसकी एक तस्वीर कशी हम आपको दिखाते हैं। आज के माहौल के लिहाज से MQM मौजूद है, पार्लियामेंट में मौजूद है, उनका निज़ाम पूरे शहर में ढा दिया गया है और मलबा जो है चप्पे चप्पे पे शहर के उस जगह पर जहाँ पर कि ये निज़ाम MQM का होता था 150 मकामात है शहर के, वहाँ पे आज मौजूद है। इसको आज बगौर देखा हमारे नुमाइंदे खुसूसी जनाब मसूद रज़ा ने। गुज़िश्ता एक माह से सिंध हुकूमत ने तजावुज़ात और गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ शहर भर में ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। मैं इस वक्त नाज़माबाद में मौजूद हूँ। यहाँ MQM का ये सेक्टर ऑफिस है जिसे कल ही तोड़ा गया है। अगर आदाद शुमार पर नज़र डाली जाए तो तकरीबन 98% जो इमारतें तोड़ी गई हैं वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के दफातर हैं जो गैर कानूनी तामीर किए गए थे। ये दफ्तर जिसको तोड़ा गया ये भी लेडीज़ पार्क की ज़मीन पर तामीर किया गया था, इसलिए इसको तोड़ दिया गया है। लेकिन इस दफ्तर को तोड़ने के बाद यहाँ से ना तो मलबा हटाया गया है, ना ही ऐसा कोई प्लान हमारे सामने मौजूद है कि अगर ये पार्क था, लेडीज़ पार्क था, तो इस लेडीज़ पार्क को असर नौ तामीर किया जाए और इस पार्क को आबाद किया जाए कि लोग यहाँ पर आएँ और ख़ास तौर पे ख़वातीन अगर चहलकदमी के लिए या बच्चों को लेकर बाहर निकलना चाहें तो यहाँ पर आ सकें। ऐसी कोई सूरत हाल यहाँ नज़र नहीं आ रही है। ठीक हो, ये काम बेहतरीन काम है। इनकी बिजली भी चोरी की थी, सारी तमाम ऑफिसों में जितने ऑफिस है ना सब में चोरी की बिजली इस्तेमाल होती थी। भत्ते के, ज़कात के, खैरात के, खालों के, सब खोरी का पैसा यहाँ लगा हुआ था। 1 रुपया हलाल का यहाँ नहीं लगा हुआ, सब कब्जे की जगह है। आप सिर्फ MQM को ही क्यों पकड़ रहे हैं? और कोई यहाँ बहुत साफ सुथरे लोग हैं, PP है, आपकी नून लीग है, कोई नाजायज काम नहीं कर रही। सब है ना दूध से धुले हुए, अपना अपना गिरेबान झांकिए, बस सिर्फ इतना कहना चाहूँगी। ऐसा कोई इकदाम नहीं करे सिंध गवर्नमेंट के जिससे ये तासुर हो कि किसी भी एक पार्टी के खिलाफ ही हो रहा है। सबके मतलब दूसरे जो हैं हर जगह, जैसे कि ये अपने बनारस वगैरह है या सोहराबोट है या लिहारी है, हर जगह होना चाहिए इसी तरह से। ये एक तरह से दुश्मनी की बू आ रही है कि जो हम उर्दू बोलने वाले जो लोग हैं उनको इस तरह से हटाया जा रहा है बिल्कुल से। मगर ये तो गैर कानूनी था, तो गैर कानूनी के अक्रॉस द बोर्ड सबके खिलाफ ऑपरेशन नहीं हो रहा? नहीं, सबके खिलाफ नहीं हो रहा, सिर्फ इन लोगों के खिलाफ हो रहा है, महाजरों के खिलाफ हो रहा है। कहाँ हो रहा है मुझे बताइए ना। लोग आ गए, जिसका जो दिल चाह रहा है उठा के लेके जा रहा है, जिसका जो दिल चाह रहा है, जिस AC वाला आ गया बोल रहा है हमारा ही माल लगा हुआ है, उसने
वो आउटर निकाल लिया इसी का, वो आउटर ले गया, कोई आया सर्च लाइटें लगी थी, सर्च लाइटें ले गया, 2-3 आदमी घूम रहे थे मुंह पे कपड़ा बांध के, उन्होंने हमें तो बोल दिया यहाँ से चले जाओ, वीडियो वगैरह नहीं बनाओ, लेकिन जिसका जो दिल चाह रहा था कबाड़ी आया, वो लोहा निकाला, उसने वो ले गया। कराची में और जो दफातर गिराए गए मुत्तहदा के, उनका भी हाल दिखाते हैं। लोगों की भी हमने बात सुनी, इस दफ्तर का हाल भी देखा, आगे भी चल के देखते हैं कि कौन कौन से दफातर हैं जो गिराए गए। कराची का इलाका गुलिस्तान जौहर मुत्तहदा का एक और दफ्तर जो इस वक्त इबरत का निशान बना हुआ है। लोग यहाँ पर कहते हैं कि जब आपने गलत ज़मीनों पर कब्ज़े करके दफातर बनाए और ये सब कुछ हो रहा है तो ये मकाफात अमल है। ये एक बड़ी ही बदनामी और बहुत बुरी बात है मुत्तहदा के लिए। अगर उन्होंने सही ज़मीनों पर अपने दफातर बनाए होते तो ये सूरत हाल इस वक्त नहीं होती। बजाय ये कि मुत्तहदा अपने लोगों को तरगीब देती कि हम कोई गलत काम नहीं करते हैं, ये जो सब कुछ सामने आ रहा है ये शर्मिंदगी का बाइस है। लेकिन इसके बावजूद लोगों के दरमियान एक अजीब सी बात ये भी है कि वो ये कहते हैं कि जो ऑपरेशन हो रहा है इसमें 95% या 98% इमारतें तो वो हैं जो मुत्तहदा के ऑफिस हैं, गिराए जा रहे हैं। पूरा शहर भरा हुआ है इंक्रोचमेंट से, गैर कानूनी तजाविज़ात से, गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन से। उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन कब होगा? लोगों का ये बहुत बड़ा सवाल है कि वो ऑपरेशन कब होगा। दूसरी बात कि मलबा नहीं उठाया जाता, लोगों के लिए ख़तरे का बाइस है। ये जो आधी टूटी हुई इमारतें हैं ये कभी गिर भी सकती हैं, किसी को नुकसान भी पहुंच सकता है। और फिर जिस मकसद के लिए ये ज़मीन हुकूमत ने मुख्तस की थी वो मकसद कब पूरा होगा? अगर ये पार्क था तो ये पार्क कब बनेगा? ऑपरेशन सिर्फ मुत्तहदा इसमें टारगेट है या क्रॉस द बोर्ड? ये सिंध हुकूमत को वाज़ेह करना होगा। और ये मनाजिर कराची का शायद ही कोई इलाका हो जिसमें नज़र नहीं आ रहा मलबे के ढेर और वो कार्रवाई जिसे कहा गया है कि नाजायज़ तजावुज़ात के ख़िलाफ़ है। ये नाजायज़ तजावुज़ात ज़रूर होंगी, शायद ये 95%, 100% ही नाजायज़ तजावुज़ात हो, लेकिन इस शहर में हज़ारों, दसियों हज़ारों, शायद लाखों नाजायज़ तजावुज़ात हैं। तो अगर सिर्फ इस मखसूस नाजायज़ तजावुज़ के ख़िलाफ़ अगर ऑपरेशन होता है तो उसका सियासी रंग बनता है और उसको अगर मलबा उसका वहाँ छोड़ दिया जाता है लोगों को दिखाने के लिए या इबरत का निशान बनाने के लिए, तो इसके और नुकात होते हैं, इसके और ज़ाविये होते हैं जिसको लोग देखते हैं। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे ख़ुसूसी मसूद रज़ा। ये बताइएगा कि ये तो मुकम्मल तौर पे ढा दिया गया है, लोगों की कोई हमदर्दी तो बहरहाल सामने नज़र नहीं है। बज़ाहिर लोगों ने इस किस्म के किसी जो ऑफिस है MQM का उसको गिराने की मज़ाहमत तो बहरहाल कहीं नहीं की। मज़ाहमत कहीं नहीं की है, मगर लोगों में एक मनफी तासुर ये जा रहा है कि मलबा पड़ा है जगह जगह, लोग रोज़ इसको देखते हैं और वो ये सवाल करते हैं कि जहाँ पर ये मलबा पड़ा है उसी के साथ या उससे थोड़े से फासले पर एक और इंक्रोचमेंट उनको नज़र आती है, एक और इलीगल कंस्ट्रक्शन नज़र आती है। तो वो ये सवाल करते हैं कि सिर्फ मुत्तहदा के ऑफिस ही क्यों गिराए जा रहे हैं? अगर तो मुत्तहदा के बानी ने जो नारा लगाया उसकी सब ने मुखालफत की, लोग उसके ख़िलाफ़ हैं, उसके ख़िलाफ़ बात भी करते हैं, मगर वो फिर भी ये कहते हैं कि आज़ादी के साथ सियासत का हक़ तो होना चाहिए। ये इलीगल है, अगर इलीगल के नाम पर इनको गिरा रहे हैं तो फिर बाकी भी गिराए जाएं। इक्का दुक्का और ऑफिसेज़ हैं, जैसे कि लियारी में ऑपरेशन हुआ, वहाँ पर लियारी हम कमेटी के कुछ दफातर गिराए गए, 4 दफातर थे, कुछ मलीर में। लेकिन ये अभी तक हुकूमत सिंध की जानिब से ये जवाब नहीं आया है कि ये दरअसल नाजायज़ तजावुज़ात के ख़िलाफ़ तो ऑब्वियसली ऑपरेशन नहीं है कराची की नाजायज़ ये उन तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन है जो MQM के नाम पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बनाई गई है और उसको उठाया गया है। लेकिन कभी हुकूमत सिंध कहती नहीं है कि ये MQM के खिलाफ ये ऑपरेशन ये नहीं है। मुर्तज़ा वहाब साहब से मेरी बात हुई थी, उनका कहना है कि हमने 3 कैटेगरीज में इन ऑफिस को डिवाइड किया है। एक तो वो जहाँ इल्लीगल काम हो रहे थे उनके मुताबिक उनको सील कर दिया है, एक वो हैं जो गैर कानूनी तामीर किए गए उनको फौरी तौर पर गिराए जा रही। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा ऑफिस है जहाँ इल्लीगल काम नहीं हुआ या गैर कानूनी तौर पर नहीं बनाया गया तो हम उसको चलने देंगे। लेकिन इस वक्त कोई 150 से ज़्यादा ऑफिस ऐसे हैं मुत्तहदा के जो सील हैं उन पे ताले लगे हुए हैं, 150 से ज़्यादा हैं जो गिरा दिए गए और जो सील हैं उनके बारे में भी यही फैसला है कि इनको आहिस्ता आहिस्ता गिरा दिया जाएगा। लेकिन शहर से नाजायज़ तजावुज़ात हटाने की अगर बात हो तो उसका तो कहीं कोई जिक्र नहीं है कि शहर को नाजायज़ तजावुज़ात से 5%, 10% उसको पाक कर दिया जाए। सिर्फ इस वक्त MQM
के ऑफिसेस से शहर को पाक कर दिया गया। जी बिल्कुल इसी तरह से है, तमाम बाजार इंक्रोच हैं, उनके फुटपाथ सड़कों तक इंक्रोचमेंट है, चाहे वो सदर का इलाका हो, वो मलीर का इलाका हो, वो शाह फैसल का हो, नाज़माबाद का हो, आप जहां पर भी चले जाएं हर जगह तजाविज़ात मौजूद हैं। कोई ऐसा नहीं है कि एंटी इंक्रोचमेंट सेल या डिपार्टमेंट अक्रॉस द बोर्ड पूरे शहर में ये कार्रवाई कर रहा हो, ये सिर्फ MQM इस वक्त निशाने पर है। बहुत बहुत शुक्रिया, मसूद रजा हमारे साथ थे। लेकिन MQM लंदन जनाब अल्ताफ हुसैन और उनके साथियों के लिए एक बुरा दिन लग रहा है, क्योंकि कल 24 घंटे हो गए उनका ये ऐलान सामने आया था कि तमाम अरकान पार्लियामेंट जिनका ताल्लुक MQM से है वो अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दें और इसका फौरी तौर पे ऐलान करें। आज 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद सुनी अनसुनी कर दी है इस मुतालबे की जो जनाब अल्ताफ हुसैन की जानिब से कल सामने आया था, और आज इसके नतीजे में लगता यह है कि MQM पाकिस्तान अपनी जगह खड़ी है, मजबूत खड़ी है, इस अंदाज से खड़ी है कि वो MQM के बानी जनाब अल्ताफ हुसैन के खिलाफ आइन से गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने की सिंध असेंबली की करारदाद की हिमायत भी करती है, और वो हर लिहाज से अपने आप को कता ताल्लुक़ कर रही है जनाब अल्ताफ हुसैन के साथ, और उसके तमाम अरकान पार्लियामेंट भी मां सवाए एक रुकन पार्लियामेंट के आज हर सूरत में MQM पाकिस्तान के साथ खड़ा है और MQM लंदन के इस मुतालबे को मुस्तरद कर रहा है। MQM के अंदर, MQM पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है इस पर हम बात करते हैं, और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है हमारी सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट किरण खान ने, जो एक तवील अरसे से MQM को कवर भी कर रही हैं। क्या है अंदरूनी सूरत हाल? कल 24 घंटे हो गए हैं, ये बयान आया था MQM लंदन का, यहाँ की राब्ता कमेटी को तहलील कर दिया था, यहाँ के निज़ाम को ख़त्म कर दिया था और फौरी तौर पे कहा था कि अब आप तमाम अरकान इस्तीफ़ा दे दें। ये वही पार्टी है जिसके इस्तीफ़े तो हर वक्त मौजूद होते थे, जेब में होते थे अल्ताफ हुसैन के, और शायद एक इशारे पे वो इस्तीफ़े मंजर आम पे आ जाते थे। आज 24 घंटे गुजर गए, कोई इस्तीफ़ा सामने नहीं आया मासवाए एक कौमी असम्बली के रुकन का। जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान की बात करें, गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान जो लंदन से नदीम नुसरत का स्टेटमेंट आया, उसके बाद तवक्को बिल्कुल ये की जा रही थी कि काफ़ी सारे जो हैं रेजिग्नेशंस आज जो हैं वो टेंडर किए जाएंगे MQM के अरकान पार्लियामेंट की जानिब से, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आया। सुफियान यूसुफ जिन्होंने अपना रेजिग्नेशन देने का ऐलान किया, इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया MNA शिप से, उनका थोड़ा सा अगर उनके बैकग्राउंड में अगर हम जाएं तो यही था कि वो जब 23 अगस्त को डॉक्टर फारूक सत्तार ने कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे। उसके बाद ये PIB में भी वहाँ पर जो काम रहे हैं MQM के, वहाँ पर भी काम करते रहे हैं, और अब से 3-4 दिन पहले जो है ये लंदन रवाना हुए थे, जहाँ से जाकर आज कल रात को इन्होंने अपना रेजिग्नेशन जो है वो दिया है। थोड़ी सी अगर यहाँ पर हम बात की जाए कि पाकिस्तान में जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगी कि लोग चाह नहीं रहे, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि इस किस्म का कोई इकदाम लिया जाए। कुछ लोगों की वाकई में लंदन से काफ़ी ज़्यादा वाबस्तगी है, लेकिन माहौल ऐसा हमें नज़र आ नहीं रहा इस वक्त कराची के अंदर बिलखुसूस, क्योंकि जो रहनुमाओं से हमारी बात हुई है उनका ये भी कहना है कि कराची के अंदर जो है लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है डॉक्टर फारूक सत्तार को, इस वजह से रेजिग्नेशंस जो हैं वो नहीं आए हैं अब तक। अच्छा किरण, ये तो हो गई मेंबरान पार्लियामेंट की बात, लेकिन MQM का सबसे बड़ी जो बैकबोन थी वो थी उसकी तंजीम, जिसको तमाम लोग तंजीम कहते हैं। इस तंजीम के बहुत से लोग, हमें पता है कि इससे पहले पाक सरजमीन पार्टी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन ये तंजीमी रिस्पॉन्स कल जो MQM का जब ये बयान आ गया लंदन से, जिसमें कि उन्होंने सबको निकाल दिया, क्योंकि इससे पहले तो MQM लंदन सपोर्ट कर रही थी MQM पाकिस्तान को खुलेआम और कह रही थी कि तमाम इख्तियारात फारूक सत्तार को दे दिए गए, लेकिन कल पहली बार सबको फारिग कर दिया गया। अब इस तंजीम का पिछले 24 घंटे के दौरान क्या रिस्पॉन्स रहा? पार्लियामेंट के मेंबरान का तो आपने बता दिया। देखें, जो MQM का तंजीमी सेक्टर जो पूरा स्ट्रक्चर है, अगर उसकी हम बात करें तो ये बैकबोन रही है हमेशा से MQM की। ओवरऑल अगर सेक्टर इंचार्जेस की हम बात करें तो 2013 से जो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, जिसके बाद हमने देखा काफ़ी सारी गिरफ्तारियां भी हुई हैं, उस वक्त से लेकर अब तक जो तंजीमी सेटअप था MQM का काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। सेक्टर इंचार्जेस की बात करें तो वो टाउन इंचार्जेस जो हैं अब कहलाने लगे हैं, और कल गुज़िश्ता रोज़ जो PIB कॉलोनी में इजलास हुआ था, उसमें जितने भी टाउन इंचार्जेस थे मोस्टली वहाँ पर
موجود تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈاکٹر فاروق ستار کی قیادت پر ہر کسی نے اعتماد کا اظہار کیا ہے. اور تھوڑی سی اگر میں یہاں پر یہ بات کروں کہ کل جو لندن کا ریئیکشن ایک ہم نے دیکھا جو آیا تھا, اس سے پہلے ہی ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے میسیجز کر دیے گئے تھے تمام ان لوگوں کو کہ ایسا ریئیکشن متوقع ہے, لیکن آپ لوگ یہاں پر ضرور آئیں اور شرکت کریں اجلاس میں. یہ میسیجز پہلے کر دیے گئے تھے, جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پی آئی بی کالونی میں کافی بڑی تعداد تھی. نہ صرف یہ کہ سیکٹر انچارجز وہاں پر تھے, بلکہ مختلف شعبہ جات کے جو عہدیداران ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے. اچھا کرن, یہ بتائیے کہ طویل عرصے سے آپ ایم کیو ایم کور کر رہی ہیں, بہت اندر باہر سے اس جماعت کو جانتی ہیں, اس کے لوگوں کو جانتی ہیں. کل مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے پروگرام میں تھے, انہوں نے کہا کہ جو بھی ایم کیو ایم پاکستان کا پوزیشن سامنے آئی ہے, جو پورے حالات اس وقت سامنے نظر آ رہے ہیں, وہ اس وجہ سے کہ ایک ماحول ہے, اس وقت ایک دباؤ کا ماحول ہے, اور اگر یہی لوگ اگر لندن میں ہوتے تو شاید یہ بیانات اور اس طرح کا تاثر نہیں ہوتا جو کہ ان کو کراچی میں بیٹھ کے دینا پڑا ہے. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ایم کیو ایم کو اور الطاف حسین کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. وہ اس بات پہ کنونس نہیں ہے کہ یہ علیحدہ کیا جا سکتا ہے. تو آپ بتائیے گا کہ کیا یہ واقعی ایک ہمیشہ کے لیے یہ لا تعلقی ہو گئی ہے؟ کیا آپ کی اپنی کیا ریڈنگ ہے؟ اس وقت جو مصطفیٰ کمال جو بات کر رہے ہیں اور لندن رابطہ کمیٹی جو بات کر رہی ہے وہ بالکل مشترکہ بات ہی ہے, بالکل سیم بات دونوں کر رہے ہیں ایک پیج پہ. اور کل ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہی مطالبہ بھی ایم کیو ایم لندن کی جانب سے کیا گیا کہ تمام اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی جو ہیں وہ استعفے دیں, سینیٹرز استعفے دیں اور اپنی جو ان کی خود مختار ایک حیثیت ہے اس میں الیکشن لڑ کے سامنے آئیں. تو مصطفیٰ کمال کیونکہ ایک سیاسی جماعت چلا رہے ہیں, ان کی جانب سے اگر یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں, ماضی میں وہ ایم کیو ایم سے وابستہ رہے ہیں, تو کوئی ہمیں وہ بات نظر نہیں آتی, کیونکہ یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اب وہ اسی لائن پر جو ہے وہ بات کریں گے. لیکن جہاں تک ہم لندن کی بات کریں اور ایم کیو ایم پاکستان کی بات کریں تو ان سے اتنی زیادہ ایسی ایکسپیکٹیشنز نہیں تھیں, کیونکہ پہلے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ایک طریقے سے ڈرامہ ہو رہا ہے, لیکن جو سچویشن آگے بڑھی ہے سیریسنس جو ہے وہ اختیار کرتی گئی. اور یہاں پر ہم نے دیکھا جب مکمل طور پر لندن رابطہ کمیٹی کو فارغ کیا گیا, اس کے بعد سے جو ریئیکشن کل آیا ہے تو لگ رہا ہے کہ لندن ایم کیو ایم اور پاکستان ایم کیو ایم کی راہیں جو ہیں اب جدا ہو گئی ہیں, اور ہول سول یہاں پر پاکستان میں رہ کر ایم کیو ایم کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی بہت بہت شکریہ. کرن خان ہمارے ساتھ تھی. یہ بات بالکل درست ہے. کل کے جو ڈیولپمنٹس تھی اس کے بعد جس میں سندھ اسمبلی کی قرارداد اور دوسرے منسلکہ معاملات ہیں, کم از کم یہ تاثر ضرور زائل ہوا ہے, بڑی طرح سے زائل ہوا ہے کہ جو ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم لندن جو ہے یہ کوئی ڈرامہ کر رہے ہیں. یہ ڈرامے کا تاثر جو ہے کل حتمی طور پہ زائل ضرور ہوا ہے, لیکن ایم کیو ایم اور الطاف حسین علیحدہ ہو گئے ہیں. یہ تاثر ابھی 100% زائل نہیں ہوا ہے. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں. نیب بہت اہم تحقیقات کر رہی ہے, کافی اہم کیسز ہیں, لیکن سب سے اہم کیس جو ہے وہ تاریخی ہے, وہ ہے ڈی ایچ اے اسکیمز کی, ڈی ایچ اے اسکینڈل جن کا تعلق لاہور اور اسلام آباد سے ہے. اس کی تحقیقات اور گھیرا تنگ ہو رہا ہے سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی کے بھائی کے حوالے سے, جو کہ ان تمام اسکینڈلز کے سب سے اہم ملزم ہیں. یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے, اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. نیب جو کرپشن کے خلاف تحقیقات کر رہی ہے اور جو کہ آج کل کافی بھرپور تحقیقات مختلف شعبوں میں نظر آتی ہے, اس میں ایک غیر معمولی اور انتہائی اہم تحقیقات ہے جس کا تعلق اس کرپشن سے ہے جو کہ ڈی ایچ اے لاہور اور ڈی ایچ اے اسلام آباد میں ہوئی اس دور میں جب پاکستان فوج کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی تھے, اور ان کرپشن کے کیسز کے مرکزی ملزم ان کے چھوٹے بھائی کامران کیانی ہیں. کہ ہر حالت میں یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے, کیونکہ چاہے حاضر سروس ملٹری آفیسرز ہو یا ریٹائرڈ ملٹری آفیسرز ہو, عام طور پہ نیب ان کیسز سے دور رہتی تھی یا دور رکھا جاتا تھا. لیکن یہ ایک بہت اہم پیش رفت ہے جس کے تحت نیب نے اس تحقیقات کو بہت آگے بڑھایا ہے, اور لگ رہا ہے کہ یہ اب منطقی انجام کی طرف بڑھ رہی ہے. نیب عدالت میں آج ایک اور غیر معمولی واقعہ ہوا ہے. یہ چند دن پہلے کی بات ہے جب سابق ایڈمنسٹریٹر ڈی ایچ اے اسلام آباد بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اقبال نے اقبالی بیان
जमा कराया। उन्होंने एतराफ़ किया उन तमाम इल्ज़ामात का जो कि उन पे लगाए गए थे DHA-1 रेंचेस प्रोजेक्ट के हवाले से, और जिसमें 1 अरब 80 करोड़ रुपए की मुबैना तौर पे करप्शन की गई थी। गैर मामूली बात है कि DHA के एडमिनिस्ट्रेटर ने, ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद इकबाल ने अपना इकबाल किया अपने जराइम का, और इस हवाले से ये बात सामने आई कि इसके मरकज़ी मुलजिम जो थे वो बराह रास्त इसमें इन्वॉल्व थे। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड अशफाक परवेज़ कियानी के छोटे भाई जनाब कामरान कियानी। इसके अलावा DHA लाहौर के भी एक करप्शन स्कैंडल की तहकीकात कर रही है, जिसमें 17 अरब रुपए की मुबैना तौर पे करप्शन हुई है, और इन तमाम केसेस की मरकज़ है कामरान कियानी की कंपनी इलीसियम होल्डिंग, जो कि लाहौर और इस्लामाबाद के इन दोनों जो स्कैंडल्स हैं उसमें बराह रास्त मुलविस नज़र आती है। इस हवाले से बात बहुत अहम है कि कामरान कियानी के कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम असलम ने भी कामरान कियानी के ख़िलाफ़ तमाम न सिर्फ सबूत दे दिए हैं बल्कि बयान भी उन्होंने जमा करा दिया है, जिसमें कि उन्होंने वो तमाम तफसीलात दी हैं जिस तरह से कामरान कियानी अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करते थे DHA के मुख्तलिफ हवालों से, DHA लाहौर और DHA इस्लामाबाद के हवाले से। अब तक जो तहकीकात हुई है उसमें मुलजिम और तमाम इल्ज़ाम बहरहाल DHA पर रखा गया है, DHA के एडमिनिस्ट्रेटर्स या उनके मुताल्लिक़ा अफसरान पर रखा गया है, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि DHA के निज़ाम में अगर लाहौर और कराची का मामला हो तो बहुत अहम किरदार होता है, बल्कि बुनियादी और कलीदी किरदार होता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड का। DHA का एडमिनिस्ट्रेटर अपने हवाले से बहुत कम ऐसे मामलात हैं, माली मामलात, जिन पर तनहा फैसला कर सके। ये तमाम मामलात एग्जीक्यूटिव बोर्ड जाते हैं जहाँ पर मुताल्लिक़ा कोर कमांडर उसको हेड करते हैं। कम से कम लाहौर और कराची में ये मामला है, और इसी तरह से रावलपिंडी के जो DHA है उसके तमाम मामलात के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है उसकी सरबराही आर्मी के एडजुटेंट जनरल करते हैं। कि बहरहाल अब तक की तहकीकात में अगर एडमिनिस्ट्रेटर तक कहीं नाम आया है तो देखना ये होगा कि क्या एडमिनिस्ट्रेटर ने तस्लीम किया है कि वो तमाम मामलात तन्हा उसने किए हैं या ये DHA के निज़ाम के तहत ऊपर तक ये बात गई थी। बहरहाल हसास मामलात हैं, DHA के एडमिनिस्ट्रेटर से ऊपर की बात हो, क्योंकि मरकजी मुलजिम हैं कामरान कियानी और वो थे छोटे भाई जनरल अशफाक परवेज़ कियानी के। कामरान कियानी के बारे में नैब भरपूर कार्रवाई कर रही है, उनको इश्तिहारी मुलजिम करार देने के लिए रुजू किया है मुताल्लिक़ा अदालतों से। नैब के हुक्काम कहते हैं कि जैसे ही कामरान कियानी को इश्तिहारी मुलजिम करार दिया जाएगा, इंटरपोल के ज़रिए उनके रेड वारंट इशू किए जाएंगे और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी, उनका पासपोर्ट भी मनसूख किया जाएगा। और इस सिलसिले में नैब के हुक्काम कहते हैं कि कामरान कियानी उनकी इत्तलात के मुताबिक इस वक्त दुबई में मुकीम है, लेकिन बहुत अहम किरदार है। करप्शन के हवाले से जो तहकीकात नैब ने की है और जो कि जिसमें बहुत तेज़ी देखने में आई है, बहुत हकीकी और भरपूर कार्रवाइयाँ नैब कर रही है, ये उसका एक बहुत अहम केस है। इस हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इस्लामाबाद में सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट आमिर सईद अब्बासी। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब। ये बताइएगा हमारे नाजरीन को मुख्तसरन पहले तो ये बता दीजिए कि DHA इस्लामाबाद और DHA इस्लामाबाद की जो करप्शन की जो मामलात हैं, जो इल्ज़ामात हैं, वो हैं क्या? जी कामरान साहब, इसमें बेसिकली जो लैंड एक्वायर करने का मंसूबा बनाया गया था, रेंचेस का मंसूबा था जिसमें लैंड एक्वायर करनी थी और DHA ने उसके लिए अलॉटमेंट सर्टिफिकेट्स जो है वो इलीसियम कंपनी को दिए, लेकिन ये मुआहदा किया गया था कि ये नाकाबिले फ़रोख्त हैं, ये मार्केट में फ़रोख्त नहीं किए जाएंगे, बल्कि ये श्योरिटी के तौर के ऊपर जिन लोगों से लैंड एक्वायर की जाएगी उनको दिए जाएंगे। लेकिन इलीसियम कंपनी ने लैंड एक्वायर नहीं की और ये जो अलॉटमेंट सर्टिफिकेट्स थे ये मार्केट में फ़रोख्त कर दिए, और ये तकरीबन 30 के करीब अलॉटमेंट सर्टिफिकेट्स थे जिनकी मालियत जो है वो 1.5 अरब रुपए से ज़्यादा बनती है, ये मार्केट में फ़रोख्त कर दिए गए और लैंड जो है वो एक्वायर नहीं की गई। जो मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई DHA और इलीसियम कंपनी जिसके साबिक डायरेक्टर थे कामरान कियानी, उसके दरमियान ये मुआहदा था जिसकी खिलाफ वर्जी की गई और नैब और DHA ने खुद ये शिकायत जो है वो नैब को इस्लामाबाद का मामला। लाहौर का क्या मामला था आमिर? लाहौर में क्या हुआ है? जी लाहौर में ये था कि लाहौर में भी DHA का जो लैंड एक्वायर करने का मुआहदा था वो कामरान कियानी की कंपनी इलीसियम और इसके अलावा हमाद अरशद की जो कंपनी थी उसके दरमियान उनके माबैन था और लैंड एक्वायर करनी थी, लेकिन तकरीबन 25,000 कनाल लैंड एक्वायर करनी थी, लेकिन तकरीबन 3 साल गुजरने के बावजूद ना तो लैंड एक्वायर की गई और जो एक्वायर की गई वो मुख्तलिफ पॉकेट्स में थी, जिससे जो शोहदा के प्लॉट्स थे या जो दीगर लोगों के प्लॉट्स थे उनको प्लॉट्स की अलॉटमेंट भी नहीं हो सकी और तकरीबन मजमूई तौर पर 17 अरब रुपए का नुकसान हुआ
और इसके अलावा DHA की जो शोहरत थी वो बहुत मुतासिर अहम हुई। मामला है वो ये कि नैब की तहकीकात क्या ये कह रही है, अभी तक ये बात सामने आई है कि ये जितनी करप्शन हुई है, जिसमें शोहदा के प्लाट्स की भी करप्शन की गई है, अरबों रुपए की है, इसके मरकजी मुल्जिम उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज कियानी के छोटे भाई हैं। क्या जो DHA के ऑफिशियल्स की इन्वॉल्वमेंट है, अब तक की तहकीकात के मुताबिक ये एडमिनिस्ट्रेटर लेवल से ऊपर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है? और क्या नैब का ये कहना है कि जो एक मुरव्वजा प्रोसेसेस हैं जो कि लाहौर में और इस्लामाबाद में, कि ये तमाम मामलात लाहौर में एग्जीक्यूटिव बोर्ड और कोर कमांडर तक और पिंडी में एडजुटेंट जनरल तक जाते हैं, क्या नैब ये कहती है कि ये सारा जो गड़बड़ की थी ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर्स ने या DHA के स्टाफ ने की थी? उस वक्त के आर्मी चीफ का इन्फ्लुएंस या इसके ऊपर के जो ऑफिशियल्स थे वो इसमें कतई तौर पे इन्वॉल्व नहीं थे? जी कामरान साहब, इसमें क्योंकि नैब ऑफिशियल्स तो ऑन रिकॉर्ड इसमें सिर्फ उनका यही मौक़िफ़ है कि क्योंकि जिस हद तक तफ्तीश जा चुकी है उसमें सिर्फ इन्हीं लोगों का किरदार सामने आया, जिसमें साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर कर्नल रिटायर्ड सबाहत कदीर भट्ट थे जो DHA के थे, और इसके अलावा साबिक एडमिनिस्ट्रेटर DHA इस्लामाबाद ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद इकबाल थे। इन दो अफराद का ही किरदार है। लेकिन जो इकबाली बयान कलमबंद करवाया ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद इकबाल ने इस्लामाबाद के मजिस्ट्रेट को, उसमें यह वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि वो अकेले कोई फैसला नहीं करते थे, बल्कि जो जॉइंट वेंचर किया गया था एलिजियम होल्डिंग पाकिस्तान के साथ, उसमें एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी ली गई थी और तमाम जो फैसले थे वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद ही किए गए थे। लेकिन उनका ये भी कहना था कि इसमें एलिजियम कंपनी की तरफ से वसीम असलम जो एलिजियम कंपनी के डायरेक्टर CEO हैं जो गिरफ्तार हैं इस केस में, वो देखा करते थे। उन्होंने कामरान कियानी का नाम नहीं लिया बराह रास्त, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि एलिजियम कंपनी ने जो मुआहिदा किया था जिसके डायरेक्टर थे कामरान कियानी, उस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की और इससे DHA आगाह नहीं था कि ये जो अलॉटमेंट सर्टिफिकेट्स हैं वो मार्केट में फरोख्त कर दिए गए हैं, और जब पता चला तो उसके बाद DHA ने खुद नैब को शिकायत कर दी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक, और उसके बाद जिक्र करते हैं भारत का, जहां पे खलबली मच गई है। खलबली मची है उड़ी के हमले के बाद। जो भारत के मौक़िफ़ सामने आए अब वो मुख्तलिफ अंदाज से गलत साबित हो रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ की तकरीर जो कल उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में की, उस पर ऐसा लगता है कि भारतीय मीडिया सटपटा गया है। भारत में एक तरफ सटपटाहट की आलम है, एक तरफ खलबली है। इस सब का जिक्र करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने कल अक़वाम मुत्तहिदा में जो खिताब किया और उसका एक बड़ा हिस्सा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर मुख्तस किया, वो यकीनी तौर पर उसने भारत में एक खलबली मचा दी है, जिसका इजहार भारत के मीडिया में हुआ है, जहां पर भारतीय टेलीविजन चैनल्स, उनके एंकर्स बौखलाहट का शिकार नजर आते हैं। शायद उन्हें तवक्को नहीं थी कि जनाब नवाज शरीफ इस भरपूर अंदाज से कश्मीर के मौक़िफ़ की तर्जुमानी करेंगे और ख़ास तौर पे दुखती रग पर, जो भारत की दुखती रगें हैं, उन पर हाथ रखेंगे उसको। और ज़ाहिर है कि तकलीफ महसूस हुई है जिसकी तर्जुमानी भारत का मीडिया कर रहा है। UN में नवाज की आतंकवादी। नवाज सिर्फ कश्मीर मुद्दे पर बोले। UNGA में नवाज शरीफ का भाषण झूठ का पुलिंदा। नवाज के झूठ का अंदाजा आप उनके इस बयान से लगा सकते हैं कि उन्होंने हिजबुल कमांडर बुरहान वानी को कश्मीर की आवाज करार दे दिया। नवाज शरीफ ने एक आतंकवादी को अपना हीरो बता दिया। एक आतंकवादी किसी देश के प्रधानमंत्री के लिए हीरो कैसे हो सकता है? आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी को कश्मीर का नेता बताकर नवाज ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान की सरकार और वहां के आतंकी संगठनों के सुर एक हैं। नवाज शरीफ ने बुरहान वानी को हीरो बताकर भारत को ललकारा है। He looks tired, exhausted, harassed, absolutely unconvinced with what he's saying. Look at his body language out there. पाकिस्तान का ये जो मुंह है बार बार UN में खुलता है, ये हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा। UN जनरल असेंबली की 71वीं आम सभा के दौरान नवाज शरीफ ने करीब 16 मिनट तक भाषण दिया और इन 16 मिनट में से 8 मिनट तक वो सिर्फ कश्मीर राग अलापते रहे। इतवार में राष्ट्रीय हिंदू क्रांति दल नाम के संगठन ने उरी हमले को लेकर रोष जताया है। संगठन ने ऐलान किया कि जो भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की गर्दन काट कर लाएगा उसे 1 करोड़ रुपए इनाम दिया जाएगा। अपने 19 मिनट के भाषण में नवाज शरीफ करीब 8 मिनट तक कश्मीर पर बोले। इस दौरान वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि आतंकी हाफिज सईद के राजदूत के तौर पर बोल रहे थे।
भारत में इस वक्त सबसे अहम मौजूद जनाब वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ का कश्मीर के हवाले से ये भरपूर खिताब है। दूसरी जानिब भारत में मोदी सरकार को मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है। एक जानिब मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ से परेशानी है जो कि इस वक्त सामने आ रही है, जिसका बैनुल-अक़वामी तौर पर जिक्र हुआ, और दूसरी जानिब वो मसला मौजूद है, यानी उड़ी हमले के बाद अब 4 रोज़ बाद अब खुद भारतीय मीडिया, भारतीय सियासतदान, भारतीय इंटेलेक्चुअल्स इसके हक़ाइक़ को सामने ला रहे हैं। भारतीय फ़ौज की नाअहली पर इस वक्त पूरे भारत में मुख्तलिफ अंदाज से सवालात भी उठाए जा रहे हैं और यकीनी तौर पर यह मोदी सरकार के लिए एक बौखलाहट और नर्वसनेस का आलम है। आज ही टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह इंकशाफ कर दिया कि उड़ी हमले की इंटेलिजेंस रिपोर्ट 15 सितंबर को आर्मी को दे दी गई थी। इत्तला के बावजूद भारतीय फ़ौज हमले को रोकने में मुकम्मल नाकाम रही है। अब ये बात सामने आ गई है कि इस हमले की इंटेलिजेंस रिपोर्ट 4 दिन पहले मौजूद थी और इस हवाले से मुख्तलिफ सवालात पहले ही मौजूद हैं कि इन 4 लोगों ने कैसे इतना दुनिया का मजबूत तरीन, सबसे ज़्यादा मुसल्लह लाइन ऑफ कंट्रोल को कैसे क्रॉस किया, फिर इस ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स में इसकी 3 तहों की सिक्योरिटी को चीरते हुए कैसे घुस गए, 18 फौजियों को कैसे हलाक कर दिया, दर्जनों को कैसे जख्मी कर दिया। लेकिन अब ये सवाल भी सामने आ गया है कि आखिर क्यों भारतीय फौज नाकाम हुई जब उसके पास ठोस इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मौजूद थी। दूसरी जानिब भारत के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है उसको बैनुल-अक़वामी मीडिया भी सामने ला रहा है, जिसमें ख़ास तौर पर कहा जा रहा है कि नामुमकिन है नरेंद्र मोदी के लिए अब कि वो कश्मीरियों की इस तहरीक को रोकने के लिए कुछ कर सके, और अब कश्मीर के हवाले से उन्हें यकीनी तौर पे भरपूर और दूर रस इक़दाम करने होंगे कश्मीरियों को हक़ क़ुदरादियत देने के लिए या उनको एक स्पेशल पोजीशन देने के लिए। आज अमेरिका का अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि अमेरिकी थिंक टैंक का कहना है कि पाकिस्तान पर भारतीय हुकूमत के इल्ज़ामात की वजह इंतहा पसंद हिंदू जमात RSS का दबाव है। मकबूजा कश्मीर को दूसरे भारतीय इलाकों जैसा समझने की पॉलिसी अब नहीं चल सकेगी। मोदी चाहे भी तो RSS जैसी इंतहा पसंद तंजीमें उन्हें मसला कश्मीर पर कुछ नहीं करने देगी। यानी कि मोदी अब फंसे हुए हैं RSS के दरमियान और कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के दरमियान, जिसमें पिछले तकरीबन 3 महीने से मुकम्मल कर्फ्यू है, कारोबार बंद है, दुकानें बंद हैं, इंटरनेट बंद है और तमाम आज़ाद मीडिया बंद है। और ये बहुत ही एक बड़ी सिचुएशन है जिसमें एक जानिब RSS है और दूसरी जानिब कश्मीर की सूरत हाल और बीच में नरेंद्र मोदी। दूसरी जानिब उनकी जो मकबूलियत है अवाम में और उनकी फैसला साजी जिस मामले के हवाले से भारतीय अवाम की उस पर से एतमाद भी उठ रहा है। भारतीय हुकूमत की पॉलिसी पर अमरीकी मुमताज़ थिंक टैंक ओपिनियन पोल सर्वे की बड़ी कंपनी PO के ताज़ा तरीन सर्वे में बात सामने आई है कि हिंदू पसंद जमातों के दबाव के तहत बनने वाली मोदी सरकार की पॉलिसीज़ पर भारतीय अवाम की अक्सरियत खुश नहीं है। PO के सर्वे के मुताबिक 50% से ज़ायद भारतीय अवाम मोदी की पाक भारत पॉलिसी से नाखुश हैं। भारत में सिर्फ 22% अफराद मोदी की पाकिस्तान पॉलिसीज़ को पसंद करते हैं। भारतीय हुकूमत की इस बढ़ती हुई, जो कि इसको हम बौखलाहट ही कहेंगे और वरना क्या कहेंगे, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारतीय वज़ारत दिफ़ा ने पाकिस्तान पर मन घड़त इल्ज़ामात के पोल खोलने के बाद आज तमाम भारतीय मीडिया को ये हुक्म दिया है कि फ़ौज से मुताल्लिक कोई भी खबर उसकी मंजूरी के बगैर नशर या शाया ना की जाए। सेंसरशिप आ गई है भारत में फ़ौजी रिपोर्टिंग के हवाले से और भारतीय मीडिया को, जिसको कि अपनी आज़ादी पे बड़ा नाज होता था, उसने खामोशी से इस हुक्म को सुन लिया है और मान लिया है। ये जानने के लिए कि मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की इस तकरीर और मौजूदा सूरत हाल में, जो कि इस वक्त बहुत मुश्किल सूरत हाल है नरेंद्र मोदी की, उसको खुद मकबूजा जम्मू कश्मीर में कैसा देखा जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हम जाएंगे श्रीनगर, जहाँ पर मौजूद हैं कश्मीर टाइम्स की एडिटर अनुराधा वसीम। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराधा जी। ये बताइएगा कि क्या आप ये जो रिस्पांस देखने में आ रहा है, एक फ्रेंजी सी, एक अजीब सी सूरत हाल है भारतीय मीडिया में, कल जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने तकरीर की है अक़वाम मुत्तहिदा में, आप उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगी? देखिए, इस किस्म के जो हेट मॉन्गर्स हैं, वॉर मॉन्गर्स हैं, वो हिंदुस्तान में भी हैं और पाकिस्तान में भी हैं। और मेरे ख्याल से ये मीडिया की एक बहुत बड़ी गलती है कि ऐसी आवाज़ों को, जो कि एक फ्रिंज एलिमेंट्स हैं दोनों तरफ, उनको इतना स्पेस दे रहे हैं। मीडिया जो है वो एक टूल बन के रह गई है नेशनल अल्ट्रा नेशनलिज्म का, जिंगोइज्म का, और खास तौर पे इस वक्त जो है
وہ ایک جنگ کا ماحول پیدا کر رہے ہیں۔ یہ پرائم منسٹر نواز شریف کی تقریر میں بہت ہی جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں، اس میں جو ریزسٹنس کی صورتحال ہے، جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے اور جس طرح سے بھارتی فوج جو کارروائیاں کر رہی ہے، اس کا بڑا بھرپور انداز میں بہت ہی دلیری سے اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کا کیا ذکر ہے آپ کے سٹینڈ پوائنٹ سے؟ انورادھا جی آپ بتائیے گا کیا اس کا رسپانس ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں؟ کشمیر میں جو پچھلے گزشتہ 2.5 مہینے سے جو کچھ چل رہا ہے، کشمیر کے لوگوں میں ایک طرح سے ایک نمنس آ گئی ہے ٹورڈز جو ہندوستان کے جو ایکشنز ہیں ان کی طرف، اور ٹو سم ایکسٹینٹ پاکستان کی طرف سے بھی۔ ان کا یہ وہ جنریشن نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی ذہین جنریشن ہے جو آج خاص طور پہ جو نوجوان ہیں آج کل کے، وہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، وہ تاریخ کو اچھی طرح سے پڑھ چکے ہیں، وہ پچھلے 10-20 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ اور جس طرح سے کشمیر کو ٹریٹ کیا جاتا ہے ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں، تو اوور آل جو انٹرسٹ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ کوشیس ایک ریاکشن بھی ہے جو نواز شریف کے بیان کو ایک اینالائز جس طرح سے کیا جا رہا ہے یا اسیس کیا جا رہا ہے، اس میں کچھ باتیں ہیں جو ڈائیلاگ کی بات ہے، اس بات کو لوگوں نے تھوڑا سا سراہا ہے۔ انورادھا جی یہ بتائیے گا، تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کیجیے گا، معاف کیجیے گا لینگویج کو، کہ یہ جو پرائم منسٹر نواز شریف نے برہان وانی کا ذکر کیا، اس پہ کیوں بدک گیا بھارتی میڈیا اور وہاں کی لیڈرشپ؟ کیا برہان وانی کا یہ انسیڈنٹ ہے، واقعہ ہے، پوری دنیا اس کے حوالے سے بات کر رہی ہے، تو پرائم منسٹر نے ذکر کیا تو یہ ایسا رسپانس کیوں؟ دیکھیے ان لائک انڈیا، کشمیر میں برہان وانی ایک لیڈر ہے، اور خاص طور نوجوان لوگوں کے لیے وہ ایک صرف بندوق کو نہیں ریپرزینٹ کر رہا ہے، وہ ایک جو انڈین اسٹیٹ کے خلاف ایک آواز ہے، ایک ڈیفائنس ہے، وہ اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور اس وجہ سے وہ لیڈر ہے۔ ہندوستان کے لیے یا ہندوستان کی میڈیا کے لیے وہ ایک ملیٹنٹ ہے، لیکن ایسا کشمیر میں یہ تصور نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ انورادھا وسیم کہہ رہی ہیں کہ انڈیا میں نہ ہو لیکن کشمیر میں برہان وانی ہیرو ہے، برہان وانی لیڈر ہے، برہان وانی ایک بہت بڑی اہم اس وقت کلیدی شخصیت بن چکی ہے، اور کل وزیر اعظم جناب نواز شریف نے اس کا ذکر کیا تو اس ذکر پر ہی بھارتی میڈیا بدک گیا ہے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں افغان جنگ کے زمانے کے، جب سوویت یونین کے خلاف افغانستان میں جہاد ہو رہا تھا، اس کے ہیرو تھے گل الدین حکمتیار اور ان کی جماعت حزب المجاہدین، اس کا بڑا ذکر ہوا کرتا تھا۔ آج گل الدین حکمتیار اور ان کی جماعت ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ افغانستان کی موجودہ حکومت سے مل گئے ہیں، ان کا اور افغان حکومت کے درمیان مفاہمت ہو گئی ہے۔ یہ ایک بڑی خبر ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اس سے طالبان خوش ہیں یا ناراض ہیں، اور اس کے اثرات آگے چل کے کیا ہوں گے، اور کیا گل الدین حکمتیار صرف اشرف غنی سے افغان حکومت سے ملے ہیں یا وہاں پہ موجود مغربی افواج اور مغربی انٹیلیجنس ایجنسیز اور را کے ساتھ بھی مل گئے ہیں؟ دیکھتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ اہم پیشرفت ہوئی ہے افغانستان میں، جہاں پر افغانی حکومت کے ساتھ ایک بڑا معاہدہ کیا ہے سابقہ حزب اسلامی، جس کا افغان جہاد یعنی کہ 80 کی دہائی میں جو جہاد افغانیوں نے سوویت یونین کے خلاف لڑا تھا، اس کے ایک مرکزی کردار، مرکزی جماعت حزب اسلامی کے سربراہ گل الدین حکمتیار اور ان کے گروپ نے آج صدر اشرف غنی کے ساتھ امن معاہدہ کیا ہے اور ان سے ہاتھ ملا لیا ہے۔ یہ بڑی پیش رفت ہے، اس لحاظ سے بھی بڑی اہم بات ہے کہ گل الدین حکمتیار کو امریکہ ایک عالمی دہشت گرد قرار دے چکا ہے، دیتا ہے، اور دوسری مغربی جو میڈیا ہے حکمتیار کو اکثر کابل کا قصائی کہا کرتا ہے۔ حکمتیار پہ سنگین الزامات ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آج کے اس معاہدے کے نتیجے میں امریکہ انہیں گلے بھی لگائے گا، اور کیا کابل میں موجود بڑا انفلوئنس ہے، بھارتی خفیہ ایجنسی را، ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہوں گے، لیکن حکمتیار ان کا بیک گراؤنڈ اور آج کی اس پیش رفت پہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں خصوصی رپورٹ جو ہمارے نمائندے خصوصی شاہ زیب جیلانی نے ترتیب دی ہے۔
गुलबदीन हिकमतयार का शुमार अफगानिस्तान में माजी के बड़े जंगजुओं में होता है। वो 80 की दहाई में पाकिस्तानी फ़ौज और अमरीकी CIA के करीब रहे और सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग में भरपूर हिस्सा लिया। रूसी इनखला के बाद 90 की दहाई में अफगानिस्तान खाना जंगी का शिकार हो गया। काबुल की तबाही और बर्बादी में गुलबदीन हिकमतयार और उनके साथियों का बड़ा किरदार रहा। हिकमतयार पर इंसानी हुकूक की बड़े पैमाने पर खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात लगे, लेकिन इसके बावजूद वो कुछ अरसे के लिए अफगानिस्तान के वज़ीर आज़म भी मुकर्रर हुए। सन 96 में तालिबान के उभरने के बाद हिकमतयार को काबुल से निकलना पड़ा और वो पहाड़ों से अपनी लड़ाइयाँ लड़ते रहे। हिकमतयार के बारे में मशहूर है कि वो ज़रूरत के मुताबिक दोस्त बनाने और बिगाड़ने में देर नहीं करते। वो किसी दौर में कम्युनिस्टों के इत्तेहादी रहे और बाद में तालिबान के साथ चलने की कोशिश की, जबकि अलकायदा के साथ भी उनके अच्छे मरासिम रहे। अफगानिस्तान पर अमरीकी हमले के बाद हिकमतयार के जंगजू गैर मुल्की अफवाज के खिलाफ बरसरे पैकार रहे, जिसकी वजह से अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा ने उनका नाम दहशतगर्दों की आलमी फहरिस्त में शामिल कर दिया। ताज़ा अमन मुआहदे के तहत हिकमतयार का नाम अमरीका की आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त से हटाया जाएगा। हिकमतयार और उनके साथियों को माजी के जराइम से आम माफ़ी मिलेगी। अफगान जेलों से हिज़्ब इस्लामी के कैदी रिहा किए जाएंगे। हिकमतयार और उनके जंगजुओं को काबुल में दफातर और सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। पाकिस्तान इस मुआहदे के हक में है और पहले ही इसका खैर मकदम कर चुका है। अमन को हमें चांस देना होगा। अगर अफगानिस्तान अपने ग्रुप्स को एंगेज करा तो दैट्स अ गुड थिंग। ख्याल है कि पिछली एक दहाई के दौरान हिकमतयार की हिज़्ब इस्लामी खासी कमज़ोर हुई है और इसका अब बिल्कुल वो असर नहीं जो कभी हुआ करता था। लेकिन एक ऐसे वक्त में जब अफगान हुकूमत की तालिबान के साथ बातचीत शुरू नहीं हो पा रही, काबुल में सदर अशरफ गनी की कमज़ोर हुकूमत के लिए आज का अमन मुआहदा एक अहम पेशरफ के तौर पर देखा जा रहा है। अभी ये वाज़ेह नहीं कि इस मुआहदे के तहत गुलबदीन हिकमतयार और उनके हज़ारों जंगजू काबुल में दोबारा कब एंट्री देंगे। जी हाँ, वही काबुल जिसकी तबाही और बर्बादी में हिकमतयार का बड़ा हाथ रहा और जिसे काबुल के लोग आज तक भुला नहीं सके। बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है, इस पर माहिराना राय लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अफगान उमूर के मुमताज़ माहिर जनाब रहीमुल्लाह यूसुफज़ई। रहीमुल्लाह साहब, बताइएगा क्या कुछ बैकग्राउंड वगैरह है इस माहिदे का और क्या अहमियत है अभी गुलबदीन हिकमतयार की, उनके हिज़्ब इस्लामी की? देखें, बिल्कुल तकरीबन 2 साल लग गए हैं ये बातचीत मुकम्मल करने में, रुकावटें दूर करने में, एतमाद बहाल करने में। बिलाखिर ये मुआहदा हो गया है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ और मरहले बाकी हैं। अभी इसके ऊपर गुलबदीन हिकमतयार और सदर अशरफ गनी दस्तखत करेंगे और मेरे ख़्याल में शायद अमरीकियों की रजामंदी ले ली गई है, क्योंकि कुछ बातों का ताल्लुक़ अमरीका से भी है। जो हिज़्ब इस्लामी के लोग कैद हैं, कुछ गुआंतानामो की जेल में हैं, कुछ अफ़गानिस्तान में हैं, उनकी रिहाई भी एक शर्त थी हिकमतयार की, वो मान ली गई है। तो उनकी रिहाई, तो ये इसके ऊपर अमल दरामद अभी जो होना है वो अभी शुरू नहीं हुआ, उसमें कुछ वक्त लगेगा और फिर देखना पड़ेगा कि कहाँ तक इसके ऊपर अमल दरामद होता है। रुकावट यही थी कि हिकमतयार का मुतालबा था कि सारी गैर मुल्की फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकल जाएँ, वो उनकी बात नहीं मानी गई। उनके 25 मुतालबात थे, कई नहीं माने गए और ये भी एक मुतालबा था कि अफ़गानिस्तान में शरई निज़ाम कायम किया जाए, तो वो भी उनकी बात नहीं मानी गई। अफ़गान हुकूमत ने कहा कि हमारे यहाँ पहले ही शरई निज़ाम मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि एक तो पुरानी दुश्मनियाँ, इख्तलाफात, ख़ास तौर पे हिकमतयार की हिज़्ब इस्लामी और प्रोफेसर बुरहानुद्दीन रब्बानी की जमीयत इस्लामी, जिसमें अहमद शाह मसूद भी शामिल थे, डॉक्टर अब्दुल्ला भी उसी के रुकन हैं, यूनुस कानूनी हैं, आजकल जो वज़ीर ख़ारजा हैं सलाहुद्दीन रब्बानी वो भी शामिल हैं। तो इनकी बड़ी दुश्मनी रही है, आपस में काफ़ी इन्होंने कत्ल भी किया है एक दूसरे का, तो उसको दूर करने में मेरे ख्याल में काफ़ी वक्त लग गया। चले वो तो होगा, लेकिन वो काबुल जिसकी तबाही में इतना बड़ा हाथ रहा है खुद हिज़्ब इस्लामी का, गुलबदीन हिकमतयार का, वो काबुल उनको वेलकम करने के लिए तैयार है। वहाँ जाके वो मामूल क्या अपने काम शुरू कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखें ये एक इसको कहते हैं ना अननोन एक एलिमेंट है और इसके बारे में हम कोई हतमी बात नहीं कर सकते कि हिकमतयार के आने से हालात बेहतर होंगे या ख़राब होंगे।
کیا افغان حکومت کے جو اختلافات ہوتے ہیں اکثر صدر اشرف غنی کے اور چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر عبداللہ کے، تو وہ اختلافات کو کبھی حل کرتے ہیں، کبھی وہ حل نہیں ہو پاتے، کیا اس میں اضافہ ہو جائے گا؟ کیونکہ جب صدر اشرف غنی جب حکمت یار سے کیے گئے معاہدے کے اوپر عمل درآمد کریں گے، میرے خیال میں اندرونی طور پر اس کی مخالفت ہو سکتی ہے۔ ایک اور چیز بہت اہم ہے صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس پوری صورتحال کو طالبان کیسے دیکھ رہے ہوں گے، ان کا کیا رسپانس ہوگا؟ دیکھیں، میرے خیال میں افغان طالبان جو ہیں وہ اس معاہدے سے متاثر نہیں ہوں گے، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اس معاہدے کے بعد وہ بھی بات چیت شروع کر دیں گے اور وہ بھی چاہیں گے کہ اپنے لیے کچھ حاصل کریں۔ طالبان کا یہ ایک رویہ ہے کہ یہ افغان حکومت بڑی کمزور ہے، یہ کوئی فیصلے نہیں کر سکتی، اس سے اگر بات چیت ہوتی ہے، معاہدہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر عمل درآمد ممکن نہیں ہوگا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اصل طاقت، فیصلہ کن طاقت جو ہے افغانستان میں وہ امریکہ ہے، اس سے پہلے بھی انہوں نے بات چیت کی ہے، آئندہ بھی کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، طالبان جو ہیں وہ حکمت یار کے بارے میں کافی ان کی ایک منفی سوچ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ حکمت یار قابل اعتبار نہیں ہیں، وہ اپنے فیصلے تبدیل کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ حکمت یار کی حزب اسلامی بہت ہی کمزور جماعت ہے، میدان جنگ میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ حکمت یار جو ہیں انہوں نے ایک قسم کی غداری کی ہے کہ اس حکومت سے جا کر بات کی ہے، ان کو مان لیا ہے، آئین کو مان لیا، جس کے خلاف وہ جہاد کا دعویٰ کر رہے تھے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ طالبان شاید ابھی کھل کر اس کے اوپر تنقید کریں، اور وہ ان کا جو رویہ ہے، جو وہ جنگ کرنے کی بات کر رہے ہیں، اس میں فی الحال کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور افغان حکومت، اشرف غنی بھی بار بار کہہ چکے ہیں کہ وہ جنگ کریں گے، اور وہ پاکستان سے نہیں کہیں گے کہ وہ افغان طالبان سے ان کے مذاکرات کروائے۔ تو میرے خیال میں فی الحال طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات کی کوئی خاص امید نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب رحیم اللہ یوسف زئی ہمارے ساتھ تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔